अच्छा सुनिए, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि एजुकेशन से संबंधित नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, किसी महापुरुष ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और यह कोटेशन है भारत के संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और आज दोस्तों मैं आपको उन्हीं के विषय में बताने वाला हूं। और मैं अपने तरफ से एक छोटे से कोटेशन से आपसे इस वीडियो को प्रारंभ करना चाहूंगा कि विषम परिस्थितियों में इंसान या तो टूट जाता है या तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। और आज जिन महापुरुष के विषय में आप पढ़ेंगे, उस महापुरुष ने भारत के इतिहास में सभी रिकॉर्ड को तोड़ के रख दिया है। जी हां, और वो महापुरुष हैं डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, आज मैं उनके विषय में पढ़ाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। और रिक्वेस्ट आपसे वो है कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, क्योंकि आज उनके बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो वीडियो लंबा होने की वजह से YouTube पे बहुत सारे लोग ज्यादा देर तक वीडियो देखने में दिक्कत होती है। तो अगर आपको कहीं बोरियत महसूस होगा तो चाय बना के पी लीजिएगा, वीडियो पुश कर दीजिएगा, और फिर जब आपका मन लगेगा तो फिर आके वीडियो को जरूर देखिएगा। क्योंकि ऐसे महापुरुषों के विषय में आपको जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? कि आज के युवा पीढ़ी, जो इस समय की वर्तमान में युवा पीढ़ी है, इतना हताश है, इतना निराश है। और इसलिए निराश है क्योंकि वो ऐसे महापुरुषों के त्याग के और इनके स्ट्रगल को, इनके संघर्षों के विषय में जानता ही नहीं है, रिसर्च ही नहीं किया है, पढ़ा ही नहीं है। तो आज इनके विषय में जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना, मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ हूं इसलिए मैं जीवन में सफल नहीं हो पाया। बहुत सारे बच्चे यह कहते हैं कि मैं तो निम्न जाति में पैदा हुआ था इसलिए मैं जीवन में सफलता नहीं पाया। कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि मेरे जीवन में संसाधन बहुत कम थे, मैं इसलिए जीवन में सफल नहीं हो पाया। तो आज ऐसे महापुरुष के विषय में आप पढ़ने जा रहे हैं जिनके जीवन में कोई संसाधन नहीं था, जो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। भले उनके पूर्वज ब्रिटिश इंडिया आर्मी में रहे हों, लेकिन आगे चल के इनके पिता जो थे वो बहुत धनी व्यक्तियों में नहीं थे। और ये लोग, ऐसे महापुरुषों के विषय में आपको हर बच्चों को जानना चाहिए। उससे प्रेरणा मिलती है, उससे हमारे जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। और आज इन नई शक्ति और नई ऊर्जा को पाने के लिए ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर वीडियो में कहीं बोरियत होगा तो वीडियो पुश कर दीजिएगा, चाय पानी पी के फिर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया है कि आज मैं उनके विषय में पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, तो उनके विषय में जानते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हां दोस्तों, आज इन्हीं के विषय में हम पढ़ेंगे। तो इनके पहले नाम के विषय में जानते हैं। यहां आप देखिए, एक लिखा है डॉक्टर, एक भीमराव रामजी अंबेडकर। देखो दोस्तों, बहुत सारे इतिहास में अपवाद बहुत सारे हैं, तो उन अपवादों पे ध्यान नहीं देना, फैक्ट चीज पढ़ना है जो परीक्षाओं में भी पूछे। और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से छोड़ दीजिए, ऐसे महापुरुषों के विषय में सबको, भारत के हर नागरिक को पता होना चाहिए कि जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाया और उस लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया है, उनके विषय में सबको पता होना चाहिए। खास करके उन महिलाओं को तो बिल्कुल पता होना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा ना, सुबह उठ के ना जो व्रत और पूजा होता है ना, उसके साथ इनके फोटो पे लेके, थाली लेके वो आरती उतारना चाहिए। नहीं तो आप लोगों का इतिहास ये रहा ना कि अगर अंबेडकर नहीं होते तो आज भारत के हर कम्युनिटी के लोग, जितनी महिलाएं हैं, चौका चूल्हा बर्तन कर रही होती हैं। आप लोग आज जितनी महिलाएं पॉलिटिक्स में हैं, ग्राम प्रधान पंचायत चुनाव में हैं, DM है, SDM है, IAS है, IPS है, सेना में है, तो आज कहीं ना कहीं वो अंबेडकर जी की देन है।
और उन्हीं सब के विषय में आप पढ़ेंगे, क्योंकि यहां आप जो पढ़ने जा रहे हैं इनके पहले जीवन परिचय के विषय में बताएंगे, इनके शिक्षा के विषय में बताएंगे, शिक्षा में आने वाली बाधाओं को बताएंगे, जीवन में इन्होंने कितना संघर्ष करके आगे बढ़ा है उसके विषय में बताएंगे, फिर इनके राजनैतिक जीवन को बताएंगे, फिर इन्होंने अपने जीवन काल में कितने संघर्ष किए हैं, कितने साप्ताहिक पत्रों को निकाला है, अपने इस दलित समाज को कितना आगे बढ़ाया है, और फिर यहाँ पे भारतीय लोगों को मतलब कितना आगे बढ़ाया है, महिलाओं के लिए इनका क्या योगदान है, फिर आगे इनके राजनीतिक प्रभाव क्या रहे हैं, और इनकी थीसिस क्या क्या है, और इनकी विदेशों में पढ़ाई कहां कहां हुई है, कौन कौन सी डिग्री लिए हैं, वो सब के विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। यहां देखते हैं कि यहां डॉक्टर जो लिखा है ना, डॉक्टर ऐसे नहीं लिखा है जो पीएचडी होल्डर होता है, और आपको पता ना डॉक्टरेट इन्होंने कई बार किया है, ठीक है। कुल 32 डिग्रियां हाई क्वालिफाइड व्यक्ति थे, 32 डिग्रियां इनके पास थी, इसलिए नाम के पहले इनके डॉक्टर लगता है। यहां पे देखो भीमराव जो है ना, इनके माता का नाम जो था ना भीमाबाई सकपाल था, ठीक है। देखो इन्हीं भीमा के नाम से ना भीम पड़ा, और राव जो है ना, इनको माता और पिता इनको क्या बुलाते थे, प्यार से बुलाते थे भीवा। अभी टीवी पे ना एक एंड चैनल करके आता है, उसपे दिखा रहा है, तो उसमें सीरियल में दिखा रहा है इन महापुरुष के विषय में, तो भीवा भीवा बुलाती थी, तो ये भीम राव हो गए, ठीक है। राम जी इनके पिता का नाम था, राम जी सकपाल, और बाद में अंबेडकर लगा, ठीक है। तो राम जी सकपाल थे, तो इनके बीच में नाम का टाइटल राम जी पड़ गया। और अंबेडकर विषय में बहुत अपवाद मिलता है, कई लोग ये कहते कि इनके गांव का नाम जो था अम्बावेडकर था, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया अंबेडकर, जबकि ये गलत है, ठीक है। ये इनका नाम अंबेडकर पड़ा, ये अंबेडकर जो थे एक इनके गुरु थे, ब्राह्मण गुरु थे, सवर्ण जात के अध्यापक थे। इन्होंने देखा कि यह बालक जो है बचपन में बहुत प्रतिभावान है, और आगे चल के इसकी जाति के वजह से ये जीवन में जो है कि बहुत कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसलिए उन्होंने अपना सरनेम दे दिया अंबेडकर, और तब से इन गुरु के वजह से इनका नाम का सरनेम पड़ गया अंबेडकर, तो इनको बोला जाने लगा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ठीक है। तो आज हम इनके विषय में जानेंगे। तो परिचय देखते हैं, इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल, ठीक है। इनकी मृत्यु हुआ था 1913 ईस्वी में। माता का नाम था भीमाबाई सकपाल। जन्म इनका हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 14 अप्रैल को इनका जन्म दिवस लोग मनाते हैं। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में पैदा हुए थे। कहां पे? मध्य प्रदेश के रत्नागिरी, मध्य प्रदेश जानते हैं ना, जिसकी राजधानी भोपाल है, तो मध्य प्रदेश के रत्नागिरी में महू नामक स्थान पर महार जाति में पैदा हुए थे। किसमें? महार जाति। महार वो अनुसूचित जाति में सबसे निचले दर्जे में, मतलब दोयम दर्जा जिसको जाना जाता है, उस जाति में पैदा हुए थे। और इस दोयम दर्जे को माना जाने वाला हमारे भारतीय समाज में एक निचले तबके का लड़का इतना संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ता है कि उसे भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा जाता है। चूंकि यह इनके जीवन काल में नहीं दिया गया, मरणोपरांत दिया गया, दे दिया वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे देश में अभी आगे बताएंगे समाज में कितनी कुरीतियां थी। तो इनको भारत रत्न और संविधान निर्माता, क्योंकि इन्होंने संविधान बनाया था, संविधान के जनक, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के चेयरपर्सन थे, इसलिए इनको संविधान का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान लिखने की सारी व्यवस्था और संविधान के सबसे मुख्य जो व्यक्ति थे यही थे। विधानसभा में बहुत सारे लोग थे, सब लोगों ने बहुत मेहनत किया था, लेकिन जो लिखने का काम दिया गया था, जो मुख्य जिन्हें बोला जाता है ना रचना करना, वो अंबेडकर जी ने किया था, इसलिए इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हम जानेंगे। इनकी मृत्यु हो गया था 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को, और बहुत जल्दी इनकी मृत्यु भी हो गया था। और मैं एक चीज नोटिस किया हूं कि इस देश में नहीं बल्कि पूरे
संपूर्ण संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं वो बहुत कम एज में ही डेथ कर गए हैं। और जितने महापुरुष हुए हैं आप उनकी जीवनी जब पढ़ेंगे ना तो देखेंगे बचपन में उनकी माता मर गई, बचपन में उनके पिता मर गए, तो कहीं न कहीं स्ट्रेस था उनके जीवन में और समाज के लेकर बहुत चिंतित लोग होते थे, इसीलिए वो उनका जीवन काल जो था ना बहुत लंबा नहीं चलता था। तो अंबेडकर जी अपने अंतिम पड़ाव में डायबिटीज से इतने पीड़ित थे कि लास्ट समय में तो एकदम बिल्कुल बेड पे हो गए थे, चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया था। तो इनकी मृत्यु जो थी वो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ। पत्नी का नाम था रमाबाई अंबेडकर, जो 1906 में पैदा हुई और 1935 में डेथ कर गई। और इन्होंने अपने जीवन के लगभग अंतिम पड़ाव के कुछ साल पहले इन्होंने दूसरी शादी किया था, जिनका नाम था शारदा, डॉक्टर शारदा। और शादी के बाद उन्होंने अपना नाम रख लिया डॉक्टर सविता अंबेडकर। ठीक है, ये भी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी शादी क्यों हुआ, इसके बारे में भी बहुत सारे अपवाद आपको बताए जाते हैं। ठीक है, और ये इनके परिचय के साथ थोड़ा सा हम इनके पूर्वजों के विषय में जान लेंगे। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर के जो दादा थे ना, बाबा यानी दादा जो थे, ये लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना में काम किए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके समय में इनके जो पिता थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी में सूबेदार थे। यानी राम जी सकपाल जो थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी में सूबेदार थे। कहां पे? महू कैंट में। महू जो था, महू कैंट में क्या थे? सूबेदार थे। यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मैं इसलिए आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, ये इनका जीवन परिचय हो गया, ये कुछ बेसिक चीज है। अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जिस समाज में आज, ये समाज में बहुत सारी इक्वलिटी आ चुकी है, समानता आ चुकी है, अभी कुछ आना बाकी है। ये पूरे इतिहास को बदलने वाले जो शख्स हैं उनके बारे में बता दें कि जिस समय अंबेडकर जी पैदा हुए और अंबेडकर जी के पैदा होने के हजारों साल पहले का मैं आपको इतिहास बताता हूं कि हड़प्पा सभ्यता का जो मानक समय है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। यानी हड़प्पा सभ्यता जो है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से तो हमें बहुत कुछ अवशेषों के माध्यम से पता चलता है। जाति या सामाजिक प्रथाओं के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं मिलता है, ना वहां पे जाति प्रथा था ना कुछ था। ठीक है, तो यहां से बहुत कुछ फैक्ट चीज नहीं मिलता है। लेकिन जब आर्य का आगमन होता है, आर्य लोगों का आगमन होता है, प्रसिद्ध साहित्यकार इतिहासकार मैक्स मुलर जो कि बताया है कि आर्य लोगों का जब आगमन होता है तो भारत में हड़प्पा सभ्यता के बाद एक सभ्यता विकसित होती है जिसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं या आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसका कालखंड ये 1500 ईसा पूर्व पे खत्म हुआ था, तो इसका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक संपूर्ण वैदिक सभ्यता था। और ये वैदिक सभ्यता जो था वो दो भागों में बांटा गया था, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। अब देखो मेरे बच्चों, जब आदि मानव से लेके और जब हड़प्पा सभ्यता से मानव का क्रम आगे बढ़ रहा था, उसी समय में जो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो ऋग वैदिक काल था यानी पूर्व वैदिक काल जो था, यहाँ पे जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये सब ऐसा कुछ नहीं था। समाज में समानता का भाव था और कहीं पे भी कोई किसी प्रकार से कुप्रथा या जातीय भेदभाव या अनटचेबल यानी छुआछूत वाली जो भावना थी ये नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वैदिक काल अपने उत्तरार्ध की ओर गया, उत्तरार्ध मतलब उत्तर वैदिक काल में गया, तो यहाँ पे बहुत सारी कुप्रथाओं ने जन्म ले लिया। भारत में वो बहुत सारी कुप्रथाएं, जो सती प्रथा, जो बाल विवाह, जो छुआछूत। मैं आपको बता दूं कि भारत जैसे देश में उत्तर वैदिक काल से लेके
और भारत के लोकतंत्र बनने तक यानी स्वतंत्रता तक 1947 तक जो क्रम है वो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे लोगों की परछाई से छुआछूत की भावना हो जाती थी। ऐसे इतिहास में बहुत सारी चीजें दबा के रखी जाती हैं। आज हमारा समाज पूरा वर्ल्ड कहां से कहां चला गया। और मैं आपको इतिहास में बताऊं तो यह उत्तर वैदिक काल में ना जो निचले तबके के लोग थे, यहाँ पे हमारे यहाँ, इसीलिए मैं आगे जो भी आपको बताऊंगा कि अम्बेडकर जी का धर्म पे क्या विचार है, यहाँ धार्मिक चीजों के माध्यम से इतने आडंबर बना दिए गए, बहुत सारे आडंबरों को यहाँ पे पेश किया गया। उन आडंबरों के माध्यम से शोषण होता था एक दलित समाज का, जो निचले तबके का समाज था। और वो आडंबर ये था कि मतलब ब्राह्मण की उत्पत्ति क्या बोलते हैं, ब्रह्मा के मुख से हुआ है, तो क्षत्रिय का उत्पत्ति बाजुओं से हुआ है, तो फिर वैश्य की उत्पत्ति पेट से हुआ है, फिर शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुआ है। उसी प्रकार से उनके काम को बताया गया कि शूद्रों का काम जो है कि तीनों वर्णों की सेवा करना है, क्षत्रिय का काम है सुरक्षा करना, ब्राह्मण का काम है ये करना। और फिर वहां पे इस प्रकार से मतलब होने लगा ना कि उस समय में उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में, यानी जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म विकसित नहीं हुआ था उसके पहले, मतलब क्या बताएं कि अनुसूचित जाति, मतलब जो नीचे के जो शूद्र वर्ण में जो भी लोग आते थे, वहां पे एक मेटिया लगा दी जाती थी कि मतलब जमीन पे नहीं थूकना, नहीं जमीन अपवित्र हो जाएगा। और पीछे एक झाड़ू लग जाता था, मतलब जिस रास्ते से जाना ना उस रास्ता पे मतलब वो अपवित्र हो जाएगा, तो पीछे से झाड़ू लग जाता था। दुकानदार जो होता था ना, वो दुकानदार सामान पैसा कोई फेंकता था तो वो सामान उधर से फेंकता था, तब सामान मिलता था। ऐसी हमारी समाज में कुप्रथाएं थी। तो उन चीजों में एक ऐसे बालक का जन्म होता है जो इस पूरे सिस्टम को ही बदल के रख देता है। ठीक है, तो आगे हम ये मैं बता रहा था वैदिक सभ्यता का इसलिए कि मैं आप पुरानी चीजों को जानें और उससे अकॉर्डिंग अपना इतिहास जानें, और फिर आगे देखेंगे कि इन प्रथाओं को किस प्रकार से अंबेडकर जी के जीवन को प्रभावित किया और उस प्रभाव से अंबेडकर जी ने इस सिस्टम को कैसे बदला और भारत में इसका धीरे 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 करके कहां तक ये सक्सेस हुआ, उसकी पूरी कहानी बताएंगे। अब देखिए, पहला पॉइंट आपने पढ़ लिया, उनके जीवन परिचय पे संक्षिप्त टिप्पणी आपने देखा। अब दूसरा टॉपिक मैंने आपको दिया है शिक्षा के विषय में। चूंकि सूबेदार होने के नाते और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी में होने के नाते, चूंकि भीमराव का एडमिशन तो हो गया, लेकिन एडमिशन के पहले दिन ही जब बच्चा स्कूल में जाता है, यानी भीमराव अंबेडकर, ये देखिए जो प्रारंभिक शिक्षा था ना, अंबादाबेकर इनके गांव का नाम था। ठीक है, महू कहा जाता है ना, महू एक छोटा सा वो था एरिया था जो फेमस था, वो महू था। अंबादाबेकर, कुछ लोग कहते हैं ना अंबेडकर इसी के नाम पे पढ़ा, नहीं, उनके जो गुरु थे उनके नाम पे पढ़ा था। तो प्रारंभिक शिक्षा जब लेने गए तो उस समय छुआछूत इस भावना पे थी कि एक तो महार जाति का लड़का पढ़ ही नहीं सकता था, चूंकि पिता सूबेदार थे और वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडियन आर्मी में, तो चूंकि इनको एडमिशन मिल गया। जब ये पहले दिन क्लास जाते हैं ना तो टीचर नहीं रहता है, तो क्लास के सारे बच्चे निकल के भग जाते हैं पीछे। तो जब टीचर आते हैं तो मतलब पूछते हैं क्या हुआ, तो बोले ये सकपाल का लड़का आया है। टीचर ने तुरंत डांट के उनको क्या किया, बाहर खदेड़ा, यानी तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम इन बच्चों के साथ, क्योंकि वो बच्चे जो थे वो समर जात के बच्चे थे। और आपको पता नहीं छुआछूत, मैंने अभी बताया कि परछाई से छुआछूत हो जाता था। तो आप जिन महापुरुष के विषय में पढ़ रहे हैं ना, उनके पहले दूसरे दिन के क्लास के बारे में मैं बता रहा हूं कि जब वो स्कूल में जाते हैं तो बच्चे सब साइड हट जाते हैं। यानी सोचो, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में वो चीज घर पे मतलब कैसे मतलब बच्चों को पता लग जाती है। हर बच्चा पैदा होता है ना तो नास्तिक पैदा होता है, फिर घर और परिवार और समाज के लोग उसको इंजेक्शन लगा लगा के, धर्म का लगा लगा के उसको आस्तिक बनाते हैं, और फिर वो आस्तिक बनने के बाद जो है धर्म का इंजेक्शन जो लगता है, फिर वो जाके समाज में विकृतियां पैदा होता है। तो इतने छोटे छोटे बच्चे इनसे दूर भाग जाते हैं। और
सोचिए वो मतलब कितना मतलब बेकार लगा होगा इस आदमी को कि जो बच्चा अभी कुछ नहीं पता है उसको समाज के बारे में, पढ़ने गया है, प्रतिभावान लड़का है, और फिर वो मतलब गेट के बाहर जो क्लासरूम था उसके बाहर टीचर ने उसको बैठा दिया कि तुम वहां से पढ़ोगे, इनके साथ बैठ के नहीं पढ़ सकते हो। तो पहले दिन तो मतलब इनको बहुत बुरा लगा, घर गए, पिता से कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि इनके पिता जो थे ना उस समय पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने कहा कि भीवा ऐसा नहीं करते हैं, आज जो तुम्हारे साथ हुआ है उसी सिस्टम को तो बदलना है, और मुझे पूरा उम्मीद है विवाह कि तुम उस सिस्टम को बदल सकते हो, इसलिए निराश नहीं होना है, तुम्हें पढ़ना है। और कोई भी समाज का कोई भी दार्शनिक उच्च पद पे तभी जाएगा जब वो शिक्षित होगा। तो तुम्हें इसी परंपरा को तोड़ना है, उस परंपरा को तोड़ने के लिए तुम्हें विद्यालय जाना है। तो लड़का विद्यालय जाता है। सोचिए कितनी पीड़ा हुई होगी कि उस लड़के को जिसे क्लासरूम से बाहर करके उसको पढ़ाया जाता, और वो मैं बता दूं कि विद्यालय के तरफ से उनको टाट पट्टी भी नहीं मिलती थी, ये घर से अपना टाट पट्टी ले जाते थे और वहां पे बैठ के पढ़ते थे। यहीं तक नहीं सीमित था, दूसरा चीज सुन लीजिए कि इनके जीवन के संघर्ष को सुनिए, जानिए, और उस संघर्ष को अपने जीवन से जोड़ के देखिए कि कितना संघर्ष इन्होंने किया। यहीं तक सीमित नहीं था, दूसरा, अगर चूंकि इनके पिताजी पढ़ा के भेजते थे और प्रतिभावान जीनियस, अब सोचो जो जीवन में 32 डिग्री हाई क्वालिफाइड हो, अभी आगे आप देखेंगे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, फिर लंदन के इकोनॉमिक्स ऑफ यूनिवर्सिटी, वहां पे जाकर इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि धारण की, लॉ की डिग्री ली, 32 डिग्रियां जिन्होंने अर्जित किया हो, वो बचपन से प्रतिभावान रहा होगा। तो इनके पिता भी पढ़ा के भेजते थे। तो एक बार टीचर ने ना 7 और 5 कितने होते हैं पूछा, तो क्लास के सारे बच्चों को पता नहीं था, इनको पता था तो ये हाथ उठाते थे, तो टीचर अवॉइड कर देता था, मतलब इग्नोर करता था। फिर ये दूसरा चीज पूछते थे तो कोई बच्चा नहीं बताता था, ये हाथ खड़ा करते थे। तो ये टीचर उनसे पूछना भी नहीं चाहता था, तो ये अपने हाथ खड़ा करके कहे सर मुझे पता है कि 7 और 5 कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो उनको डांट देता है टीचर। सोचिए क्या मानसिकता उस बच्चे के ऊपर पड़ी होगी। तीसरा एग्जांपल मैं आपको दूं कि इनकी, मैं अपने तरफ से कहानी बना के नहीं बोल रहा हूं, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं ऑटोबायोग्राफी इनका पूरा पढ़ा हूं और उस ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने लिखा है, ठीक है, तो वहां से रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूं। अगला चीज इन्होंने एक चीज लिखा कि आगे यहीं तक सीमित नहीं था छुआछूत की भावना। ये क्रिकेट के बहुत प्रेमी थे, क्रिकेट जानते ना, जो बैट बॉल बच्चे खेलते हैं, बच्चे जब कभी जाते थे फील्ड में खेलते थे तो ये दूर बैठते थे, गेंद नहीं पकड़ सकते थे, उन बच्चों के साथ नहीं खेल सकते थे, इतना छुआछूत की भावना थी। आगे यहीं तक सीमित नहीं था, अब क्या होता था कि स्कूल में जाति प्रथा इतने चरम पर था कि स्कूल में जो प्यून होता था ना, चपरासी, वो इन लोगों के बच्चों को, इनको भी ऊपर से पानी गिराता था और ये नीचे से पीते थे। अगर बाई द वे प्यून अगर नहीं आता था तो ये जितने भी महार जाति और जितने भी छोटे तबके के वर्ग के लोग थे वो सारे बच्चे बिना प्यासे पूरे क्लास दिन भर रहते थे। ये इनकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है इनके, मैं वहां से आपको बता रहा हूं। तो इस प्रकार से छुआछूत की भावना इनके ऊपर थी कि इन्होंने उस चीज को पाला अपने अंदर। गांधी जी ने कहा ना, क्रोध को पालना सीखो, वो भड़के नहीं, इन्होंने पाला और उस चीज को ऑब्जर्व किया, उसके साथ संतुलन बनाया। और आगे आगे कहानी ये होती है ना, एक बार इनका बाल बढ़ गया होता है, मैं थोड़ा बहुत इनकी कहानियां बताते चलूं कि इन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया। इनका बाल एक बार बढ़ गया तो नाई के दुकान पे गए ना, तो वो बाल काटने से इंकार कर दिया क्योंकि ये छोटी जात का है। फिर उसके बाद ये और इनके भाई दोनों उसके पास गए जो भेड़ का बाल काटता था ना, यानी जानवरों का बाल काटने वाले पास गए। तो उसने जब पूछा तेरा नाम क्या है, तो इन्होंने नाम बताया, पिता का नाम पूछा। तो जब उसे ये पता लगा कि छोटी जात का है तो वहां तक जानवरों का बाल काटने वाला भी इनका बाल काटने से इंकार कर दिया। बेचारा रोते हुए घर आते हैं तो इनकी जो बहन तुलसी होती है वो समझाती है कि देख भीमा, यही तो बदलना है तुमको, इसी सिस्टम को तो बदलना है, तो रो मत, मैं तेरा बाल काट देती हूं। एक कहानी इनके भाई और ये दोनों गोरेगांव जा रहे थे,
गोरेगांव किसी काम से जा रहे थे और जो बैलगाड़ी में बैठे थे, रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी में जब बैठे, उस बैलगाड़ी वाले ने जब इनके पिता का नाम सकपाल पूछा तो उसने बैलगाड़ी से नीचे उतार दिया और इनका जो गट्ठर था ना वो भी उठा के फेंक दिया कि मतलब छोटी जात का बैलगाड़ी में बैठोगे। फिर उसके बाद चूंकि रास्ता इनको नहीं पता था, ये बहुत रिक्वेस्ट किए, तो चूंकि पैसा भी उसको लेना था, कुछ दूरी भी तय कर लिया था, उसने इस शर्त पे उनको गोरेगांव पहुंचाया कि मैं पीछे पीछे चलूंगा और मैं तुमको बैठा के अपनी गाड़ी में ले जाऊंगा, तुम इसको चला के ले चलो। तो इनका बड़ा भाई चला रहा था और ये पीछे बैठे थे और वो बैलगाड़ी का मालिक पीछे पीछे चल रहा था। इस देश की हिस्ट्री का इतिहास है, इनकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है। ये इतनी परिस्थितियों में भी इनका एक छोटा सा घर था, बहुत छोटा सा घर था, और ये 14 भाई बहन थे। सोच लीजिए, राम जी सकपाल जो थे 14 मतलब ये भाई बहन थे और ये सबसे छोटे थे, सबसे छोटे थे, ठीक है। और इन सबसे छोटे में इतना प्रतिभावान थे, चूंकि घर में इतने लोग थे तो इनको पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता था। मैं आपको बता दूं ना, जीवन में एक दिशा देने के लिए 3 लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक माता, एक पिता, एक पत्नी। तो इनके जो पहले जो मतलब माता थी, वो चूंकि ये 3 वर्ष के थे तभी इनकी माता मर गई, तो इनके पिता ने दूसरी शादी किया, तो इनके पिता का इनके जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा। सोचिए कि जिस समय खाने के लाले पड़े थे, उस समय अंबेडकर जी के पिता उस समय शेक्सपियर के नाटक की किताब और रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब ला के दिया करते थे। सोचिए बच्चे का दिशा देने के लिए पिता किस डायरेक्शन में मोड़ रहा है बच्चे को। और ये पढ़ने में इतनी इनकी रुचि थी कि घर पे ना इनके पिता चूंकि परिवार लंबा था, 13-14 भाई बहन थे, तो खटर पटर खाने पीने में समय नहीं मिलता था। तो ये भीमा जो था ना, भीमराव अंबेडकर, शाम को खा के जल्दी सो जाता था और जब सारे परिवार के लोग सो जाते थे ना, तब इनके पिता इनको जगाते थे। इनके पास ना लैंप भी नहीं था, मतलब महीने में 20 दिन जलाने का केवल तेल मिलता था। उस 20 दिन जब खत्म हो जाता था तो कहां पढ़ने की बड़ी ललक थी, क्योंकि पता ना कि जो जिसको इतिहास लिखना रहता है वो भूल जाता है, रात है दिन है। तो इनकी इतनी ललक थी कि एक बार इनको ना एक आदमी दिखा जो क्या बोलते हैं, पोस्ट लैंप बोला जाता था, जहां पे इस प्रकार से रोड के किनारे जो ऐसे टावर होते थे, यानी उस पे लैंप लगा रहता था। आप शहर में देखे होंगे, उसकी रोशनी आती थी। वहां पे एक बार इन्होंने रात में देखा कि कोई बैठा है, तो बस अंधे को क्या आंख मिल गया। अब इन्होंने क्या किया, जब भी इनके पास तेल नहीं होता था, अपना कॉपी बिस्तर सब कुछ उठाते थे और यहां बैठ के वो बंदा रात भर पढ़ता था। सोचिए कि भारत के इतिहास में आज मैं जिनके बारे में पढ़ा रहा हूं, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितना जीवन में संघर्ष किया, कि जिसे टीचर ने अवॉइड किया, जिसे समाज ने अवॉइड किया, जिसे समाज के लोगों ने बहिष्कृत किया, जिसके पास संसाधन नहीं है, वो रात को बैठ के पढ़ रहा है। आज किसी एक बच्चे के पास पेन नहीं है तो अगले दिन से किताब नहीं छूता है। सोचिए इस किताब से कितनी इनको मतलब लगाव था पढ़ने का, कि रात में लैंप के नीचे, रोड पे जो बत्ती जलती है उसके नीचे बैठ के पढ़ते थे। ऐसे महापुरुष के विषय में आपको जरूर जानना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कि बुनियादी स्तर पे शिक्षा। आगे जाते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, वहां पे हाई स्कूल करते हैं, फिर बीए करते हैं। अब यहां पे देखो एक दिशा इनको मिल जाती है। आपको पता है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मैट्रिक की परीक्षा, पहली बात तो सुन लीजिए, महार जाति से कोई 8वीं तक नहीं पहुंचता था, और इन्होंने हाई स्कूल सिर्फ पास नहीं किया था, मतलब अव्वल दर्जे के पास किए थे। फिर इंटरमीडिएट अव्वल दर्जे का पास किया था इन्होंने। तो ये जब इतने ज्यादा सिर्फ क्वालिफाइड, हाई क्वालिफाइड थे, मतलब एक जो नहीं होता बच्चों का टॉप 10 लिस्ट बनता ना, उसमें पहला स्थान इनका था, ठीक है। तो ऐसे महापुरुष, इन्होंने हाई स्कूल टॉप किया, इंटर टॉप किया, बीए टॉप किया। वहीं इनके मुंबई में ही मुलाकात होती है दादा कुलेश्कर से, दादा कुलेश्कर, और ये मुलाकात होती है एक पार्क में। पार्क समझते हैं ना, इनके पढ़ने की इतनी लत थी। अब यहां भी देखो, इंटरमीडिएट में टॉप करने वाला बच्चा, इतना पढ़ने का इनको जुनून था ना, कि इनको लाइब्रेरी नहीं पढ़ने दिया जाता था।
तो जब लाइब्रेरी नहीं मिलता था ना तो ये पार्क में जाते थे, तो पार्क में बैठ के पढ़ते थे। तो दादा किर्लोस्कर जो थे रीड किए कि मैं देख रहा हूं 3-4 दिन से ये बच्चा रोज आके बड़े ध्यान से पढ़ रहा है, तो उन्होंने अपने पास बुलाया, कहा कि बैठो। तो चूंकि दादा किर्लोस्कर एक बहुत बड़े समाज से, बहुत गर्मी पड़ रही है बच्चों, लेकिन फिर भी आज मैंने ठान लिया है कि जब अंबेडकर जी ने मतलब अपने संघर्ष को विराम नहीं दिया तो मैं भी आज विराम देने वाला नहीं हूं, आज पढ़ा के ही छोड़ूंगा। ठीक है, वहां पे दादा किर्लोस्कर जो थे उन्होंने देखा तो बुलाया, अपने पास बैठाए। उन्होंने देखा कि बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, तो उस समय दादा किर्लोस्कर ने इनको एक किताब दिया। ये किताब भी लिखते थे ना, एक बुद्ध का किताब लिखे थे, ये खुद लिखे थे, ये उन्होंने इनको दिया, कहा कि ये पढ़ो। और उन्होंने एक नाम सुने होंगे, वो नाम था 1913 ईस्वी की अब बात मैं बता रहा हूं। इस समय वो दादा किर्लोस्कर ने बड़ौदा के राजा थे, बड़ौदा गायकवाड़ क्या है, यह एक खानदान का नाम है, जैसे सिंधिया परिवार है, गायकवाड़ परिवार है, उसी के राजा थे बड़ौदा के सयाजीराव तृतीय। ठीक है, ये राजा थे और इन्होंने एक पॉलिसी चला रखी थी बड़ौदा के राजा ने कि कोई लड़का अगर पढ़ना चाहता है तो मैं उसको वजीफा दूंगा कि वो विदेश जाके पढ़े 4 साल के लिए, मैं उसको स्कॉलरशिप दूंगा। और वो किस बच्चे को मिलेगा, जो सबसे प्रतिभाशाली छात्र होगा, और वो 4 साल वजीफा मैं दूंगा, और उस वजीफे से पढ़ के जब वो आएगा तो मेरे प्रशासनिक सेवा में वो अपना सेवा देगा। तो दादा किर्लोस्कर ले जाके यहां पे सयाजीराव के पास, सयाजीराव तृतीय जो बड़ौदा के गायकवाड़ परिवार के खानदान के राजा थे, उनसे परिचित कराए और इनको मिल गया पंख उड़ने के लिए। अब इनकी स्कॉलरशिप फिक्स हो गया 4 साल के लिए। 1913 ईस्वी में ये कहां पहुंच गए, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया। ये कहां पे है, अमेरिका में। ठीक है, वहां पे इन्होंने सिर्फ पढ़ा ही नहीं, वहां पे फिर इन्होंने डिग्री हासिल की, एमए की डिग्री हासिल किया। कहां पे, अमेरिका में एमए, फिर पीएचडी किया। अब यहां पे क्या हो रहा था ना, इसी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो इनके 4 साल पूरे हो गए, 13, 14, 15, 16। फिर क्या हुआ कि 4 साल जब पूरा हो गया तो इनका स्कॉलरशिप बंद हो गया, चूंकि ये और पढ़ना चाहते थे, लंदन जाके पढ़ना चाहते थे। तो फिर ये वापस आ गए, कहां पे, इंडिया वापस आ गए। अब देखो वापस आ गए तो शर्त था सयाजीराव से कि 4 साल बाद जब आप पढ़ के आएंगे ना तो आपको कहां आना है, मेरे प्रशासनिक सेवा में आपको काम करना है। तो ये पहुंच गए, क्योंकि इनका वचनबद्ध थे कि भाई आपको स्कॉलरशिप दिया गया था। पता है स्कॉलरशिप कितना था, 25 रुपया पर मंथ। बात समझ रहे हैं, सोचिए अमेरिका में उस समय 1 साल एक छात्र जो है 25 रुपया पर मंथ में पढ़ सकता था। वो किसी तरीके से इन्होंने 4 साल खींचा, स्कॉलरशिप बंद होने के कारण ये वापस आ गए। और जो इनका सपना था कि मैं ब्रिटिश में जाके लॉ करूंगा और डीएससी करूंगा, एमएससी करूंगा, वो सपना इनका थोड़ा सा टूट गया। फिर आए तो बड़ौदा के राजा के यहां गए, और चूंकि हाई क्वालिफाइड थे, बहुत अमेरिका से पढ़ के आए थे, तो इनको सैन्य सचिव बनाया गया। ठीक है, यानी सेना का सचिव बनाया गया। ठीक है, तो ये देखिए बहुत बड़ा पद था। अब देखो इतना हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति अमेरिका से जो पढ़ के आया, पीएचडी होल्डर है, जब ये जाते हैं ना तो ये जो परंपरा इनके बचपन में जो संघर्ष करते थे ना छुआछूत से, यहां पे भी इनको वो सम्मान नहीं मिला। पहला चीज जब ये गए सैन्य सचिव के पद पे गए तो एक पहला चीज तो इनको कहीं क्वार्टर नहीं मिला रहने के लिए। सब पूछते थे भाई सचिव के पद पे हैं तो कौन से जात के हैं, तो महार जात के हैं, कोई क्वार्टर नहीं दिया। 15-20 दिन तो ये अगल बगल घूम के रहे, इधर उधर घूम के बिताए, किसी तरीके से इनको क्वार्टर मिला। तो जब ये अपने पद पे बैठे तो वहां का जो चपरासी होता था ना, सोचो मतलब कैसा समाज रहा होगा कि ऐसे विद्वान पुरुष को वो अपनी फाइल उनके टेबल पे ऐसे फेंकता था।
बात समझ रहे हैं? ऐसे फेंकता था कि मतलब चूंकि उसमें जो कार्यरत थे वो सब संवर जात के लोग थे और ये निचले तबके के ऊंचे पद पे थे, तो इनके बात को कैसे माने। तो वहां पे बहुत छुआछूत की भावना वहां पे भी इनको बहुत परेशान करके रखी कि जो चपरासी कि सैन्य सचिव के पद पे आंख मिलाने की हैसियत नहीं है, वो इनको फाइल दूर से फेंकता था। पानी अगर इनके टेबल पे ले जाता था ना, तो पानी देते वक्त ऐसा महसूस करता था कि जैसे वो मतलब वो मर जाएगा अभी। अरे तुम्हारा पद जो सृजित है वो चपरासी का है, वो एक सैन्य सचिव पे है, तो इनका जो स्वाभिमान था ना, बहुत दिन तक गवाही नहीं दिया काम करने के लिए। देखिए जो बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति होता है ना, वो लात मार देता है। लात मार दिए सैन्य सचिव के पद पर और फिर चले गए मुंबई में फिर ये प्रोफेसर का काम करने लगे। अब देखो यहां पे घटना क्या घटता है। ऐसे महापुरुषों के विषय में जरूर पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है, इससे प्रेरणा मिलती है जीवन में संघर्ष करने की। देखो यहां से जिस छुआछूत के लिए काम छोड़ा ना, और यहां पे गए प्रोफेसर बने नौकरी के लिए, भाई कमाना है तभी तो कुछ करेंगे। तो वहां प्रोफेसर में गए ना, तो सारे बच्चे भग गए। पढ़ाएं किसको पढ़ाएं। तो जो टीचर था, जो वहां का स्कूल का जो प्रिंसिपल था, बच्चों को बुलाया, समझाया, देखो ये अमेरिका से पढ़ के आया हुआ लड़का है, एक बार पढ़ो, देखो तो कुछ पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है, क्या करता है। तो बड़ी मुश्किलन बच्चे जो थे इकट्ठा हुए पढ़ने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि 3 दिन के क्लास में, 1 2 3 यानी 3 दिन के 3 पीरियड के क्लास में अंबेडकर जी ने जब पढ़ाना स्टार्ट किया, तो वो सारे छात्र इनके मुरीद बन गए, ठीक है। वहां पढ़ाना स्टार्ट किया। आगे चल के जब इनके समाज द्वारा फिर ये प्रोफेसर की भी नौकरी छोड़नी पड़ी। ये भी कहानी सुन लीजिए। चूंकि बच्चे तो एक्सेप्ट कर लिए कि ये भाई निचली जात का है, लेकिन पढ़ा रहा है, दम है बंदे में। दम नहीं रहता तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से पीएचडी करके थोड़े आते, ठीक है। तो दम है बंदे में, तो बच्चे तो मुरीद हो गए, पढ़ रहे थे। लेकिन जो टीचर थे ना, जो प्रोफेसर लोग थे ना, उनके अंदर ये वाली भावना थी कि ये निचला व्यक्ति मतलब हम लोगों से आगे बढ़ रहा है, हम लोगों से ऊपर जा रहा है। तो वहां पे ना जिस मग से पानी पी लेते थे ना, उस मग को फेंक देते थे सब। तो वहां भी इन्होंने लात मार दिया और तब इन्होंने प्रण कर लिया कि अब मैं बहुत हो चुका, अब मैं ये काम नहीं करूंगा, अब मैं पहले इस छुआछूत को ही खत्म करूंगा। फिर वो प्रोफेसर का काम छोड़ते हैं, फिर आते हैं तो एक रहते हैं कोल्हापुर के साहू। ध्यान से सुनिएगा, चूंकि इनके पास पैसा तो था नहीं। कोल्हापुर के जो साहू जी थे, साहू, इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाने वाले हैं। इन्होंने कहा कि अम्बेडकर तुम बहुत प्रतिभावान हो और बुद्धि भी है, आप क्या करो कि आप कुछ लिखो इस समाज में। साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया जिसका नाम था मूक नायक। मूक मतलब बिना बोलने वाला हीरो। और वो समाज कौन था? दलित समाज था। और इन्होंने ऐसा ऐसा लिखना शुरू किया कि जो उस समय बहुत सारे लोग तो पेपर मिलना नसीब नहीं होता था, लेकिन जितने लोगों को मिला वो लोग जब इन्हें प्रोफेसर का पद छोड़ना पड़ा और जब वहां पे भी छुआछूत की भावना ने इनका साथ नहीं छोड़ा, तब इन्होंने प्रण कर लिया कि अब मुझे इस व्यवस्था को ही क्या करना है, समाप्त करना है। अब मुझे इस समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना ये समाज आगे चल के और ज्यादा जो है अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियां और इस छुआछूत की भावना से कभी निकल नहीं पाएगा। तब इन्होंने साहू जी महाराज की मदद से एक पत्रिका निकाला, मूक नायक पत्रिका, ठीक है। मूक नायक मतलब बिना बोलने वाला हीरो, यानी एक ऐसा समाज, दलित समाज कि जो बहुत प्रतिशत में बहुत अधिक है संख्या में, लेकिन मूक बना हुआ है। उन मूक लोगों को बोलने के लिए इन्होंने मूक नायक पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों को भेजते थे ताकि लोग पढ़ सकें और लोग जान सकें। उन्होंने अपने बायोग्राफी में जो है बहुत सारी चीजों को, वेटिंग फॉर यूएसए, वेयर इज शूद्रा, शूद्रा कौन है, इस पे इन्होंने बताया कि शूद्र कौन है और वेटिंग फॉर यूएसए और इनकी बायोग्राफी जो है उन्होंने जीवन में कितने संघर्ष किए उन पर उन्होंने बहुत विस्तृत चर्चा किया। फिर आगे देखते हैं
तो यहां पे एक सभा बनाया, पहला दलित संगठित सभा इन्होंने बनाया था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत मतलब समाज से बहिष्कृत किए गए लोगों के हित के लिए सभा बनाया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा अंबेडकर जी ने बनाया। एक चीज आगे बढ़ते हैं, मंदिर आंदोलन और जल आंदोलन। देखो जो मंदिर आंदोलन था, यहां पे ना शूद्र लोगों को मंदिर में जाने पे निषेध था, यानी मंदिर में एंट्री नहीं हो सकती है। और आजादी के इतने साल बाद जबकि अस्पृश्यता का इन्होंने अंत कर दिया है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध है। पता है ना, किसी भी दलित व्यक्ति के साथ लिंग, जाति या भेद भाषा के आधार पे किसी भी व्यक्ति को कोई व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता। अस्पृश्यता, छुआछूत को पूर्ण रूप से निषेध कर दिया इन्होंने। लेकिन आज भी सुनने में, मीडिया में आ जाएगा कि फला मंदिर में दलितों को जाना मना है, इस मंदिर में इनको जाना मना है। ठीक है, तो यहां पे मंदिर में जाना निषेध था, तीनों ने अपनी कम्युनिटी यानी सभा बनाया और उस सभा में बहुत सारे लोगों को लेके मंदिर में क्या किया, आंदोलन के लिए गए और मंदिर के गेट को खुलवाया। और मंदिर में, चूंकि ये भगवान में बहुत आस्था नहीं रखते थे, नास्तिक व्यक्ति थे, ध्यान रखिएगा, अंबेडकर नास्तिक व्यक्ति थे। चूंकि मंदिर में जाना सबका संवैधानिक अधिकार है, सबको अधिकार मिलना चाहिए, उस अधिकार के लिए इन्होंने मंदिर आंदोलन किया था। चूंकि मंदिर में प्रवेश तो मिल गया, लेकिन अगले दिन इनके समर्थकों का बहुत कुटाई हुआ सवर्ण जात के लोगों के द्वारा। ठीक है, आप सोचो कि मतलब कैसा समाज उस समय का रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, जल आंदोलन। अब आपको बता दें कि उस समय समाज इतना गंदा था, ऐसे घटिया समाज था। शुरू में बताया ना कि मैं उस समय उत्तर वैदिक काल के बाद और बौद्ध धर्म के पहले लोगों को गले में एक मिट्टी का बर्तन बांध दिया जाता था कि अगर ये शूद्र जात का है तो जमीन भी अपवित्र हो जाएगा, तो ये थूक भी देगा तभी जमीन अपवित्र हो जाएगा। पीछे यहाँ पे जो ना पीछे होता है झाड़ू बांध दिया जाता था कि अगला चले तो वो मतलब क्या साफ होता चले, अपवित्र हो जाएगा। पानी पीने का, जो गांव का कुआं होता था वहां पे पानी पीने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो कुएं का भी अधिकार नहीं था। दूसरा चीज, गांव का जो तालाब होता था, उस तालाब में दिन को पानी पीने के लिए वर्जित था, रात को भर के ला के पी लो। वो भी तालाब जहां पे जानवर को नहलाया जाता था, जहां पे पानी गंदा होता था, उस तालाब का पानी इस 85% लोगों को पीना पड़ता था। ठीक है, तो अंबेडकर ने जल आंदोलन किया, कहा नहीं, पानी पर सबका अधिकार है और हम पानी वैसे ही पिएंगे जैसे सब लोग पीते हैं। तो इन्होंने अपने बहुत सारे समर्थकों के साथ तालाब के चारों तरफ से क्या कर लिया, घेरा बना लिया। बहुत सारे समर्थक गए और बीच में तालाब में इन्होंने क्या किया, तालाब से पानी उठाया और अपने पिया। तो जब इन्होंने पिया तो ये जितने भी समर्थक थे, सब लोगों के पास हिम्मत आया कि हम भी पिएंगे, तो पिया। तो उसके लिए इन्होंने आंदोलन किया, उसके लिए भी इनको बड़ा संघर्ष करना पड़ा। फिर आगे अब देखिए क्या होता है, कहानी कहां मोड़ लेती है। फिर ये सारी चीजें होते होते आगे इनके जीवन में बहुत परिवर्तन होता है। फिर आगे अब ये सोचते हैं, चूंकि आपको पता होगा कि कैबिनेट मिशन जो था वो भारत आया था, यानी कि देश द्वितीय विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों को ये लगा कि हिटलर अब इंग्लैंड को छोड़ेगा नहीं, तो इंग्लैंड वालों ने भारतीयों से मदद मांगा और गांधी जी ने, जो अहिंसा के पुजारी थे, यही देखिए अब विवाद अपवाद ना कहीं कहीं बना रहता है। तो गांधी जी के बारे में कहा जाता है गांधी जी अहिंसावादी थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों का मदद किया था। तो ऐसे लोग हमारे यहाँ रहे हैं कि समय समय पर जो परिवर्तन का मांग होता था, उस परिवर्तन के लिए वो पक्षधर हो जाते थे। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब हिटलर की सेना अंग्रेजों की सेना को गाजर मूली की तरह काट रही थी, तब अंग्रेजों को लगा कि अब भारत में बहुत दिन तक शासन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने औपचारिक रूप से यह स्टेटमेंट जारी किया कि हम 15 अगस्त 1947 को देश छोड़ देंगे, भारत को स्वतंत्र कर देंगे और वह स्वतंत्र करके हम भारत को दे देंगे और हम
यहां से छोड़ के इंग्लैंड चले जाएंगे। इसके बदले में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से मदद की अपील किया, जिसे गांधी जी ने पूरा सपोर्ट किया। और जब सपोर्ट किया तो उसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के पहले आपको पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का ये चौथा पार्ट आप पढ़ रहे हैं संविधान में, यानी इनके राजनीतिक इतिहास का संघर्ष जो है ये पढ़ रहे हैं। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। ठीक है, यानी अंग्रेजों ने कहा कि हम जब देश छोड़ के चले जाएंगे तो वैसे आप देश नहीं चलाएंगे, आपका खुद का संविधान होना चाहिए। तो उन्होंने कैबिनेट मिशन को भेजा कि आप भारत में जाओ, संविधान सभा का गठन करो और संविधान की रूपरेखा तैयार करवाओ। संविधान बन जाता है, फिर हम 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश छोड़ के चले आएंगे। तो आपको पता होगा कि संविधान के बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन बन के पहले ही तैयार हो गया था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ। भारत के राष्ट्रपति भवन के पुस्तकालय चेंबर हॉल में, संसद भवन के, वहां पे संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पुनः 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को द्वितीय बैठक हुआ, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की मृत्यु हो जाती है। और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। पुनः 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद संविधान बन के तैयार होता है। और उस संविधान के जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, यानी कि प्रारूप समिति जो था, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। उसके जो चेयरपर्सन थे वो BR अम्बेडकर जी थे और इन्हीं के निगरानी में संविधान बन के निर्माण हुआ था। तो अब मैं बता रहा था आपको कि जब अम्बेडकर जी को ये लगा कि अब मुझे, जो बचपन में उनके पिता ने कहा था ना कि इसी सिस्टम को बदलना है, तो सिस्टम को बदलने के लिए अब संविधान सभा जो था वो कैबिनेट मिशन आ गया। संविधान सभा के लिए पता है चुनाव होना था, तो चुनाव में जाने के लिए, तो चूंकि संविधान सभा में जाने के लिए चुनाव को जीतना पड़ेगा, तो उन्होंने मुंबई से चुनाव लड़ा। देखो बहुत मजेदार किस्सा है, ये सुन लो। आगे मैं अभी बता रहा हूं कि अब देखो चुनाव जब होना था ना संविधान सभा का, इतिहास बदलना है तो इतनी आसानी से तो इतिहास नहीं बदलेगा, उसके लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा। अब अम्बेडकर जी ने पहली बार संविधान सभा का सीट पर चुनाव लड़ा, कहां से? मुंबई से। और ये सोशल प्लेटफॉर्म है, यहां पे खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर बोल सकता हूं कि उस समय के जितने बड़े लीडर थे, अब मैं नाम नहीं किसी का ले रहा हूं, आप समझ सकते हैं, जितने भी बड़े लीडर थे उन सब लीडरों ने, ठीक है, अपना पूरा जोर लगा दिया अंबेडकर को हराने के लिए। और वो अपने कामयाबी में सफल भी रहे, क्योंकि सभी बड़े लीडरों ने अपना साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया एकदम, मतलब बोलते हैं ना जिनको कि ये बंदा संविधान सभा में नहीं पहुंचना चाहिए। तो चूंकि देखो जिनको पहुंचना रहता ना वो कहीं कहीं से पहुंच जाते हैं। फिर मुंबई से हार गए, तो फिर ये चुनाव लड़े मुस्लिम लीग की सहायता से। कहां से? बांग्लादेश से। आपको पता है जब देश का बंटवारा हुआ था 1947 के बाद, तो वो पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान से ये चुनाव लड़े और जीत गए। अब देखो जब जीत गए तो फिर 1947 में देश का बंटवारा हो गया, तो पाकिस्तान का मतलब अलग देश बन गया और एक पूर्वी पाकिस्तान बन गया। अब ये जहां जीते थे वो पाकिस्तान में चला गया, तो अब इनका सीट फिर असुरक्षित हो गया। तो अब यहां पे मजेदार कहानी है। अब देखो अब वहां से अब हार गए, अब इनके जाने का रास्ता वहां भी बंद कर दिया गया। फिर अब क्या हो, ऐसे में आप देखे होंगे कि जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और आपको पता होगा कि संविधान सभा के सलाहकार थे डॉक्टर BN राव।
ठीक है। और एक थे बीजी खेर, क्या थे? बीजी खेर थे, बीजी खेर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। और डॉक्टर बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे, बहुत मतलब ज्ञानी थे ये। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई, इतना पढ़ा लिखा आदमी है तो उसको संविधान सभा में आना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने दबाव बनाया राजेंद्र प्रसाद पे, चूंकि ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो इन्होंने दबाव बनाया। बीजी खेर उस समय मुंबई के पीएम कहे जाते थे, ठीक है, वो नाम रखा जाता था पीएम, क्योंकि अभी देश जो है कि पूर्ण रूप से गणतंत्र तो हुआ नहीं था। तो वहां पे बीजी खेर ने क्या किया कि एम आर जयकर, अब देखो बहुत मजेदार कहानी। एम आर जयकर, पूरा नाम इनका था मुकुंद राव जयकर, मुकुंद राव जयकर इनका पूरा नाम था। इन्होंने अपना इस्तीफा दिया, यानी जीता हुआ सीट इन्होंने वापस लिया नाम, और फिर उनके जगह से इनको रास्ता मिला कहां पे? संविधान सभा में। अब जब संविधान सभा में गए तो संविधान सभा में पहुंचने के बाद इनको संविधान का जो सबसे, देखो जो क्वालिटी होता है ना वो छुपता नहीं है, सब जानते थे कि बंदे में दम है, संविधान कोई लिख सकता है तो अम्बेडकर के अलावा कोई और नहीं लिख पाएगा, सबको पता था। बट लेकिन क्या है ना कि वो जाति वाली जो कड़ी थी ना, वो बेड़ियां तोड़े नहीं टूटती थी। ये संविधान सभा में जब पहुंचे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए, जिसमें 7 सदस्य थे, अभी पीछे भी बताया हूं 7 सदस्य थे, उसके चेयरपर्सन थे। और इन्होंने इतना मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद भारत का इतना बड़ा एक लिखित संविधान दिया, जिसमें भारत के विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न जातियों, बोलियों और विभिन्न धर्मों के और कम्युनिटी के लोग एक साथ रह रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोकतंत्र की जो रचना करने वाले अंबेडकर जी थे, उनकी वजह से है। तो अब ये कहानी जो है थोड़ा सा और थोड़ा पीछे ले चलते हैं। आपको पता होगा संविधान सभा में पहुंचने से पहले एक घटना हुआ था। एक घटना ये हुआ था, आईटीसी, ये था गोलमेज सम्मेलन, 3 हुआ था गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था ना, उसी में गांधी जी से और अंबेडकर जी से असहमति हो गया था। अभी गांधी और अंबेडकर के विचार पे भी हम बहस करेंगे। ये द्वितीय, तो यहां से पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी और अंबेडकर से विवाद उत्पन्न हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। और उसी के बाद जो पूना पैक्ट हुआ था, गांधी जी के और अंबेडकर जी के बीच जो है तनातनी हो गया पृथक निर्वाचन को लेके और दलित समाज के वोट अधिकार को लेके। ऐसा बहुत सारे इतिहास में बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। वहां पे तनातनी में समझौता हुआ, और जो पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर हुआ है, अगर ये प्रश्न कभी एग्जाम में पूछ दे तो समझौता तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच जरूर हुआ था, लेकिन हस्ताक्षर एमएमएम के नाम से हुआ था, मदन मोहन मालवीय के नाम से हुआ था, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। गोलमेज सम्मेलन में वहां पे बुलाया जाता था, तो वहां पे लोगों को क्या बोलते हैं, भारतीय लोगों को अंग्रेजों के समान बैठने की व्यवस्था थी। गोलमेज था, वहां पे प्रेसिडेंट बैठते थे और यहाँ के लोग बैठते थे। यहाँ चर्चा होता था कि कैसे आप लोग संविधान बनाएंगे, कैसा ये करेंगे। वहां पे गांधी जी में और अंबेडकर जी में तनातनी हो गया। उसके पहले अंबेडकर जी वहां पे पहले ऐसे व्यक्ति थे कि दलितों के लिए आरक्षण की मांग और पृथक निर्वाचन के लिए उन्होंने वहां पे प्रश्न उठाया, विवाद उठाया, और बड़े तर्क के साथ उन्होंने वहां पे अपना पक्ष रखा। और उस पक्ष को अंग्रेज भी अवॉइड नहीं कर पाए, क्योंकि इनका पक्ष जो था वो मजबूत था। अंग्रेजों के सामने उन्होंने अपना पक्ष रखा। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने।
उन्होंने बताया कि हमारे समाज का कई जगह ये विवाद पाया जाता है, बहुत सारे लोग इस समाज के भी लोग अम्बेडकर को कहते कि इसने तो अंग्रेजों का साथ दिया था, या फिर अंग्रेजों से मतलब गुलामी में आजादी में इनका कोई योगदान नहीं है, या बहुत सारी ऐसी चीजें अपवाद रूप में पाई जाती हैं। ये मतलब बहुत सारे जो भी मतलब महापुरुष रहे उनके अच्छाइयां भी रही हैं, कुछ बुराइयां भी रही हैं। तो अंबेडकर जी ये कहते थे कि अंग्रेजों से आजाद कौन हो रहा है? अंग्रेजों से आजाद वो लोग हो रहे हैं जो अंग्रेजों के गुलाम हैं। अब जैसे मान लो कि सवर्ण जात के जो लोग थे, ये अंग्रेज इनको गुलाम बनाए थे, और इन सवर्ण लोगों के बीच में ही तो ये जो 85% लोग थे ये लोग गुलाम थे। तो कहते थे कि अगर मान लीजिए कि अंग्रेज ये देश छोड़ के चल भी जाते हैं तो आजाद कौन होगा? ये 15% के लोग होंगे। जो सबसे ज्यादा जनमत जिनका है वो तो गुलामों के गुलाम है, वो तो फिर भी गुलाम रहेंगे। तो आजादी वो मतलब तीसरी आजादी चाहते थे कि ये सब लोग बराबर हों, यानी समानता हो। तो वो वहां पे उन्होंने बहुत सारे लोगों का ये भी विवाद पाया जाता है कि अंबेडकर ने आरक्षण दे के जो है प्रतिभा को खत्म किया। तो देखो बच्चों, एक चीज याद रखो, एक मां के दो बेटे अगर पैदा हों, जैसे मान लीजिए कि एक सवर्ण जात का हो और एक ओबीसी, एससी और एसटी के लोग हों, तो दो ये बच्चे हैं। अब ये दोनों बच्चे तो भारत माता के हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि एक मां के दो पुत्र पैदा हुए और एक ठीक ठाक है, मतलब तंदुरुस्त है शरीर से, और एक विकलांग है यानी कमजोर है, तो ऐसी मां, ऐसे बच्चे को मां भी अपने दूसरे बच्चे से ज्यादा दूध पिलाती है। इसलिए नहीं पिलाती है कि ये बच्चा बड़ा होकर इससे मार करेगा। देखो, ये पढ़े लिखे लोगों इस चीज को समझो, ये मां इसलिए इसको दूध नहीं पिलाती है कि ये बड़ा होकर इससे मार करे, बल्कि इसलिए पिलाती है कि ये इसके समान मेरा ये भी बच्चा हो जाए। और जब ये ज्यादा संख्या में लोग हैं तो दीन के समान होंगे, तभी तो देश का विकास होगा। तब उन्होंने आरक्षण का प्रस्ताव रखा कि इन्हें आरक्षण जो है दिया जाए एक सीमित समय के लिए, कि ये दबा कुचला समाज भी आगे बढ़ सके। यानी बहुत सारी चीजों को इनको सहायता धनराशि दी जाए, गरीब हैं और इन लोगों को शिक्षा का अवसर नहीं है, सामाजिक मान सम्मान का अवसर नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से आरक्षण को किया गया। अंबेडकर जी ने खुद कहा कि आरक्षण अगर सीमित समय से ज्यादा किया जाएगा तो वो भयानक हो सकता है। जैसे इसका कहीं कहीं सदुपयोग है तो इसका कहीं कहीं दुरुपयोग भी है। यानी कि आरक्षण का लाभ जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, जो एक बार ले चुके हैं वो बार बार ले रहे हैं। जैसे मान लो कोई आरक्षित सीट है, कोई एक व्यक्ति उस पे सांसद का चुनाव लड़ा, जीत गया, तो वो 50-20 साल तक सांसद रह रहा है, अगले को मौका नहीं मिल रहा है, वो उसका लाभ ले रहा है। तो कहीं न कहीं हर चीज में कुछ विषाद, कुछ अपवाद होता है और कुछ अच्छाइयां होती। तो इस प्रकार से वहां पे उन्होंने आरक्षण के लिए मांग रखा, और मांग बड़े तर्क से रखा। जब इन्होंने अपना बात रखा ना, तो मदन मोहन मालवीय जी ने कहा अंग्रेजों से, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भारत में ऐसी छुआछूत की भावना कुछ नहीं। अंबेडकर ये जो है कि दलितों के नेता है, इसलिए जो है कि इस बात को ज्यादा उछाल रहे हैं। तो अंबेडकर ने वहां कहा ना कि अच्छा ठीक है, अगर मेरी बात में दम नहीं है तो फिर ये पानी लीजिए और मेरे हाथ से पी लीजिए। मदन मोहन मालवीय जी ने उस पानी को पीना तो दूर, हाथ तक नहीं लगाया। अंग्रेजों ने वहां पे आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया। पृथक निर्वाचन पे भी सहमति हुआ। बाद में गांधी जी ने उस पे आपत्ति जताया, और फिर वहां पे पूना पैठ हुआ, और गांधी जी के बीच और अंबेडकर जी के बीच इतना तनातनी फैल गया कि न गांधी जी मानने वाले थे न अंबेडकर मानने वाले थे। फिर बाद में सरदार पटेल जी और बड़े जो नेता थे उस समय कांग्रेस के, वो उन लोगों ने अंबेडकर जी को किसी तरीके से मनाया, और फिर गांधी जी से जितने अंबेडकर जी के मांग था सब तो पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन कुछ मांगों के साथ पूना पैक्ट की संधि कराई गई, और उस संधि के बाद फिर यहाँ पे दलितों को वो सम्मान मिला और उनको अधिकार मिला। फिर आगे चल के हम देखेंगे कि वो संविधान सभा में पहुंचे, और संविधान सभा में पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत सारे चीजों के लिए जब संविधान लिखना शुरू किया तो लिखते वक्त उन्होंने महिलाओं के लिए, आपको पता होगा टीपू सुल्तान नाम सुना होगा आपने, ये पहले मतलब एक ऐसी परंपरा थी कि स्त्रियों को अपना स्तन जो होता है ना,
चेस्ट, वो ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था, स्तन कर कहा जाता था। उसके लिए टीपू सुल्तान से वहां के सवर्ण लोगों से कत्लेआम हुआ था। ठीक है, तो स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। आप समझ सकते हो कि ऐसा समाज था। सती प्रथा था, बाल विवाह था, क्या बोलते हैं कि दहेज था। इन सब पे संविधान लिखते वक्त इतना अच्छे से इन्होंने उसको मैनेज किया कि मैं क्या बताऊं। आप संविधान कभी पढ़िए तो अनुच्छेद 17 में इन्होंने अस्पृश्यता का अंत कर दिया। अभी आगे हम आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं, वीडियो में आप बने रहिएगा। दोस्तों, ऐसे महापुरुषों के विषय में आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और इन लोगों के विषय में अपने बच्चों को भी बताना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं संघर्ष करें और अपने सम्मान और अधिकार के लिए निरंतर प्रयास करें। क्योंकि अगर आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर आपका मनुष्य में गिनती नहीं हो सकता है, सिर्फ जानवरों में ही गिनती हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे जब जाते हैं तो वो हिंदू कोड बिल पास कराते हैं। ठीक है, हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल पूरा आप पढ़िएगा, गूगल पे सर्च मारिएगा। अंबेडकर जी ने जितना मदद हिंदू कोड बिल के लिए किया है शायद ही कोई नेता किया हो। उन्होंने हिंदू कोड बिल पर मदद किया। महिलाओं को स्तन ढकने के लिए कर देना पड़ता था, घुटने के ऊपर साड़ी पहनना था। फिर उस पे संविधान में इन्होंने कहा कि आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, अगर आपका मन करे तो बुर्का पहनो, मन ना करे तो बुर्का ना पहनो। ठीक है, महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता मिला। तो महिलाओं के लिए आरक्षित किया, सीटों को आरक्षित किया। महिलाओं के लिए पढ़ाई निषेध माना जाता था उस समय महिलाओं को पढ़ना शुरू कराया, अधिकार दिए हैं महिलाओं के लिए। दहेज प्रथा पर, सती प्रथा पर, बाल विवाह पर, महिलाओं के शोषण पर, आपके धार्मिक शोषण पर, आपकी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, आपके धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, आपके हर चीजों पे आप संविधान का भी किताब पढ़िए तो किसी भी समाज के लिए ऐसा नहीं है कि किसी सिर्फ दलित समाज के लिए इन्होंने उत्थान किया, ऐसा नहीं है। इन्हीं के अनुसार, इनके रिसर्च पर ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। इनके ही अनुसार जो बहुत सारी परियोजनाएं आपके नहर परियोजनाएं बनाई गई हैं, भाखड़ा नागल बांध परियोजना और जितनी परियोजनाएं, इनके अकॉर्डिंग किया गया। और भारतीय जो समाज में असंतुलन था वो असंतुलन को धीरे धीरे करके आज अब यहां पे आया है कि आज किसी भी होटल में जाने के बाद कोई ये नहीं पूछता है कि मतलब ये किस कास्ट का है या किस जात का है तो मैं पानी पीऊंगा अन्यथा नहीं पीऊंगा। नहीं तो ये बहुत परंपराएं चलती थी। ठीक है दोस्तों, आगे बताते हैं। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे अंबेडकर जी के द्वारा जाति और उनके धर्म के विषय में, उनकी बायोग्राफी में क्या चर्चा किया है उसके विषय में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जाति और वर्ण व्यवस्था जो हमारे यहाँ थी वो जातिगत थी, लेकिन इस पे बायोग्राफी में अंबेडकर जी ने जाति पे बहुत अच्छा डिफिनेशन दिया है कि देखो कोई भी संसार में जितने भी प्राणी हैं उन प्राणी का एक एक जात है। जैसे कुत्ता है तो उसका एक अलग जात है, अब उसमें नर और मादा दोनों होते हैं। इसी प्रकार से हाथी है तो उसका भी नर मादा एक जात है। ठीक है, इसी प्रकार से कोई पक्षी है उसका एक जात है। इसी प्रकार से हम लोगों का सिर्फ एक जात है, मनुष्य जात। इसको उन्होंने अपने तर्क से सिद्ध किया। और तर्क गौतम बुद्ध भी बोलते हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि पूर्वज मानते आए हैं, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि बहुत सालों से माना जा रहा है, किसी बात को इसलिए मानो कि आपके तर्क की कसौटी पे अगर वो बात खरी उतरती है तब उस बात को मानो, अन्यथा मत मानो। तो इन्होंने तर्क दिया कि जाति कैसे बनती है। तो यहां पे देखो दोस्तों, जाति जिस प्रकार से आप अगर रसायन विज्ञान पढ़े होंगे तो वहां पे आप देखें ना, कोई भी केमिकल का कैसे रिएक्शन कराया जाता है तो कोई फार्मूला होता है। तो जाति का फार्मूला क्या है कि देखो किसी भी मतलब प्राणी का जात देखना हो तो उसकी हम बोली से देख सकते हैं, उसके आकार से देख सकते हैं, उसके मल से देख सकते हैं।
अब इसको इन्होंने सिद्ध किया कि देखो बोली, जैसे मैं आपके सामने अगर एग्जाम्पल रखूं कि आपके सामने एक बकरी है, तो बकरी जैसे बोलेगी तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये बकरी की आवाज है। आपके सामने एक गधा है, तो गधा जब बोलेगा तो आप जान जाएंगे कि गधे की आवाज है। एक हाथी है, जब वो चिघाड़ेगी तो आपको लगेगा कि हाथी है। यानी कि आपको ये पता लग जाएगा कि ये बकरी जात का है, ये गधे के जात का है, ये हाथी है। लेकिन मनुष्य में इसी प्रकार से मनुष्य पे अगर ये क्रिया कराई जाती है, तो अगर 4 मनुष्य हैं, चारों मनुष्यों को अगर बोली के द्वारा मापा जाता है तो पता क्या लगेगा? क्या आप 4 मनुष्य बोल रहे हैं तो इससे सिद्ध होता है कि कोई आदमी है, कोई आदमी बोल रहा है। अब इसमें एक नर होगा, एक मादा होगा, वही सिस्टम प्रकृति ने सबके साथ किया है। तो इससे क्या पता लगा कि एक जाति है, कौन सा? मनुष्य। ठीक है, इसी प्रकार से आकार के अनुसार हम देख के पता लगा लेंगे कि ये कौन से जात का है। जैसे हमने अपनी आंख से देखा कि ये बकरी है, तो पता लग गया भाई ये बकरी है, तो बकरी हो गई। ये गधा है, आंख से आकार दिखा तो गधा है। बड़े आकार में दिखा हाथी, तो ये हाथी है। अब ये ऐसे ही 4 मनुष्य को खड़ा कर दिया जाए अलग अलग जात के, तो क्या आप पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सी किस जात का है? नहीं पहचान पाएंगे, बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन ये जरूर पहचान जाएंगे कि ये चारों मनुष्य जाति के हैं। यानी इससे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य एक जाति है। ठीक, तो दूसरा फार्मूला इन्होंने बताया। तीसरा फार्मूला कि सभी प्राणियों के मल से पता लग जाएगा कि वो किस जात का है। जैसे यहां पे देखिए, अब बकरी का आप जैसे मल देखेंगे, यानी उसका पोटी देखेंगे, तो पता लग जाएगा कि ये बकरी का है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बकरी जात का है। गधे का देखेंगे, हाथी का देखेंगे, हैं, ऐसे बहुत सारे जानवरों का देखेंगे। अब इन 4 जाति वाले मनुष्यों को खड़ा कर दीजिए और इनके चारों के पोटी यानी इनके मल को आप देख के बता नहीं सकते कि किस जात का है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य एक जाति है, और जिस जाति को हम लोगों ने बनाया है, यानी अंबेडकर ने ये अपने बायोग्राफी में लिखा है कि अपने क्या बोलते हैं, रिसर्च में ये मतलब बताया है कि जाति मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, ना कि ईश्वर ने बना के भेजा है, ना कि किसी प्रकृति ने बना के भेजा है। प्रकृति ने तो सिर्फ एक जात बनाया है, मनुष्य का। बाकी जातियों का निर्माण तो हमारे ये दिमाग की उपज है। अब इसी को अगर पीछे ले लेते हैं, आदि मानव काल में जब मनुष्य का निर्धारण हो रहा था, तो उस समय कौन सी जात थी? कोई बता सकता है? कुछ नहीं। आज सब लोग हैं, हर जाति में उपजातियां बनी हुई हैं। ठीक है, ये था एक इनके जाति पे विश्लेषण हो गया। अगला हम देखेंगे इनके धर्म और ईश्वर के प्रति इनकी क्या विचारधाराएं थी। हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। तो उन्होंने जब अपने अंतिम समय में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले उन्होंने बहुत सारे धर्म गुरुओं से मिला था, जिसने इस्लाम धर्म के लोगों ने भी प्रलोभन दिया कि आप मेरे धर्म को अपना लीजिए। फिर उनका झुकाव एक बार सिख धर्म की ओर गया था। चूंकि सिख धर्म में भी उन्हें बहुत सारे धर्म गुरुओं से जब चर्चा हुआ, तो उन्हें वो लगा कि सिख धर्म में तो जाएंगे जरूर, लेकिन आपकी प्योरिटी जो होगी, यानी प्रथम वरीयता नहीं दी जाएगी, सेकंड वरीयता दी जाएगी। तो उन्होंने उसको एवॉइड कर दिया। उसके बाद यह श्रीलंका गए और बहुत सारे चीन गए और बहुत सारे देशों की यात्रा किया, वहां के धर्म गुरुओं से मिले, और लास्ट में इन्होंने डिसीजन लिया बौद्ध धर्म ग्रहण करने का। अब बौद्ध धर्म में भी इन्होंने नवयान लिखा है, नवयान, वहां पे आप देखे होंगे। अब यहां पे हम थोड़ा सा अंबेडकर जी के धर्म और ईश्वर के प्रति समझ लें। अंबेडकर जी के द्वारा नवयान लिखा गया, तो आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध ईश्वरीय शक्ति को नहीं मानते थे। ठीक है, गौतम जो बुद्ध थे वो ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन उनके जो हीनयान महायान बना था, यानी हीनयान, उनके धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। हीनयान जो गौतम बुद्ध के रास्ते पे थे, और महायान जो उससे थोड़ा सा रूप बदल लिया था। पुनर्जन्म में विश्वास को व्याख्या किया गया है,
महायान के लोगों में, महायान के समर्थक के लोगों ने ये मानते हैं कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। लेकिन अंबेडकर ने जब अपना थीसिस लिखना शुरू किया इस पे, तो रिसर्च में ये कहा कि इसको गलत है, अब मैं आ गया हूं, अब सही कर दूंगा। गौतम बुद्ध के जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि उनके धर्म में विभाजित जो हीनयान महायान था, तो उनके द्वारा बाद में ये चीजें अलग से प्लस कर दी गई हैं। गौतम बुद्ध ईश्वरीय शक्ति को नहीं मानते हैं और उन्होंने समझाया कि देखो यहां पे धर्म जो है ना एक धंधा है। धंधा मतलब कि आप धर्म से जुड़े हैं, तो धर्म, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो समानता, अखंडता और एकता में विश्वास रखता हो, जो सम्मान देता हो। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने इस चीज को अवॉइड किया कि गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इस चीज को उन्होंने गलत सिद्ध किया। फिर आगे उन्होंने कहा कि उन्हीं गौतम बुद्ध के माध्यम से बताया कि ईश्वर जो है वो, अब देखो ईश्वर के लिए हमारे धर्म में क्या है, बहुत सारे धर्म में, जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति है, और बौद्ध धर्म में क्या महापरिनिर्वाण की प्राप्ति है, हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति है, और बताया जाता है कि यही अंतिम जो है कि लक्ष्य होना चाहिए धर्म का। इन्होंने इसको भी गलत साबित कर दिया, कहा नहीं, मनुष्य के जीवन का अंतिम सुख होना चाहिए, भौतिक सुख होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भौतिक सुख होना चाहिए। यानी कि आप अपने लिए कमाएं, अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको तरक्की दें, उन्हें जीवन में आगे बढ़ाएं। उनका ये भौतिक सुख को अंतिम मनुष्य का कर्तव्य माना। और इन्होंने सिद्ध किया कि ईश्वर जो है वो क्या, मनुष्य के दिमाग की उपज है। उन्होंने सिद्ध किया, गौतम बुद्ध को लेकर सिद्ध किया। उन्होंने कहा कि अब देखो गौतम बुद्ध जो थे वो ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन हीनयान, महायान और उनके समर्थकों ने आज उन्हें क्या कर दिया, जो ईश्वर को खुद नहीं मानता था व्यक्ति, वो एक महापुरुष थे। ठीक है, वो एक महापुरुष थे और उनकी पूजा होने लगी और मंदिर बनने लगे, और आज उन्हें भगवान के रूप में बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने सिद्ध किया कि भगवान बनाए गए हैं, किनके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा। अब देखो गौतम बुद्ध के अनुयायी उनको भगवान मानते हैं, जबकि गौतम बुद्ध ईश्वरीय शक्ति को नहीं मानते हैं। यह पूर्ण रूप से सत्य है। ठीक, तो यहां पे उन्होंने कहा कि यह मनुष्य की उपज है, ईश्वर। फिर इसके बाद उन्होंने इसको सिद्ध भी किया, गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल दिया कि किस प्रकार से गौतम बुद्ध, जिन्होंने भगवान के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया है, उनके अनुयायियों के द्वारा ये क्या हो गए, भगवान हो गए। और वो समय दूर नहीं है। एक मैं भी बता दे रहा हूं कि अंबेडकर जो है, भीमराव अंबेडकर, इन्हीं के ऊपर देखिएगा दलित समाज के लोग धीरे धीरे करके इनको अपना भगवान बना देंगे, और फिर देखना इनके भगवान के द्वारा एक धर्म भी बन जाएगा। ठीक है, और उस मंदिर भी बनना शुरू होगा, और फिर वहां पे दलित समाज का पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होगा वो उस धर्म का, वो मंदिर का मठाधीश बनेगा, और वहां पे भी 3-3, 4-4 लाइन बनेगा। वीआईपी श्रेणी वाले दर्शन के लिए इधर आए, सेकंड श्रेणी वाले इधर आए, और इधर आए जिनकी मनोकामना हो वो ऐसे सिस्टम करे। बहुत सारा उस पे बहुत सारी चीजों को बार बार कहा जाएगा, वो एक दिन ये भी भगवान बन जाएंगे। तो भगवान इसी प्रकार से बनाए गए मनुष्य की उपज है। जबकि उन्होंने क्या कहा है, अंबेडकर ने भी कहा कि मुझे पूजने की बजाय मुझे पढ़ा जाए, मेरी विचारधारा को पढ़ा जाए। ठीक है, तो ये बात हो गई अंबेडकर जी के जाति और धर्म पे व्याख्या हो गया। अब आते हैं, अब वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया और इतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है। 2 दिन में शूट हुआ है ये, आप देखे होंगे। कल टी शर्ट में पढ़ा रहे थे, आज शर्ट में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। इस प्रकार से लास्ट में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और अंतिम समय में यह जो है डायबिटीज के पेशेंट रहे, और इतने सारे योगदान के बाद वो अंतिम समय में डायबिटीज से उनकी मृत्यु हो जाती है, और वो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं।
अब दोस्तों मैं इस वीडियो में 5 मिनट के लिए मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा कि इतना देर वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या था। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आज की युवा पीढ़ी जो भी है, जहां भी है, जिस धर्म में है, जिस जाति में है, जिस लिंग में है, जिस समुदाय में है, जिस संप्रदाय में है, आप किसी भी जाति या रिलीजन में हैं, आप अपने बच्चे को यह जाति कास्ट फीलिंग वाली भावना और धर्म का जो इंजेक्शन दिया जाता है वो इंजेक्शन देने की बजाय हम बच्चों को यह सिखाएं कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। सब धर्मों का, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, यहूदी धर्म हो, क्रिश्चियन का धर्म हो, सब धर्मों का सम्मान हम अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। किसी धर्म में कट्टरता नहीं होनी चाहिए। देखो कट्टरता बहुत खतरनाक चीज होता है। जब कट्टरता आ जाती है ना किसी धर्म में तो वहां पे पाखंड शुरू होता है और वहां पे होता है जिहाद शुरू होता है। जिहाद सिर्फ इस्लाम में नहीं है, हर धर्म में है और हर धर्म में कुछ ना कुछ बुराई है और हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छाई है। हमें अच्छाइयों को ग्रहण करना है, बुराई को त्याग देना है। हमें बच्चों को यह सिखाना है ताकि हमारे बच्चे इस सोशल मीडिया पे आके जो दिन भर जो वायलेंस दिखाया जाता है इस धर्म के प्रति, उस धर्म के प्रति, उसको भूल जाएं और इन चीजों को जाने कि वास्तविकता क्या है। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य भौतिक सुख होना चाहिए। उसके लिए हमें महापुरुषों को पढ़ना चाहिए, अंबेडकर को पढ़ना चाहिए, गांधी को पढ़ना चाहिए, भगत सिंह को पढ़ना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद को पढ़ना चाहिए। जितने भी बड़े लीडर हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ त्याग किया उनके विषय में पढ़ना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उनको अपना आदर्श मानना चाहिए। सबके लिए हमारे दिल में सम्मान हो, किसी के प्रति हमारे दिल में घृणा ना हो, ऐसा हम अपने बच्चों को सिखाएं। और तब बच्चा जब समाज में जाएगा तो ये जो ऊंच नीच की भावना आज तक बनी हुई है किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो भावना धीरे धीरे समाप्त हो और भारत में एक समानता आए ऐसी जिसमें सारे लोग एक साथ मिलकर देश के लिए काम करें। ऐसा भारत अंबेडकर चाहते थे, ऐसा भारत मैं चाहता हूं, ऐसा भारत आपको बनाना है और ऐसा भारत मेरा बनेगा, ये मुझे विश्वास है। आपको भी विश्वास होना चाहिए और आप अपने बच्चों को ये चीजें बताएं कि देश प्रथम है, उसके बाद धर्म है, उसके बाद सब कुछ है। देश पहले है तो मैं प्रथम भारतीय हूं, उसके बाद कुछ हूं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय संविधान, भारत माता की जय, नमस्कार।